सीट वो बखरी पाए हैं, इस पूरे परिणाम को किस तरीके से देखते हैं और हिमाचल में बीजेपी की सरकार चली गई? मेरा ये कहना है कि जब गुजरात में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने भी कैंडिडेट खड़े किए और आप पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़े किए, तब अपोजिशन में दो पार्टी के बीच वोटों का बंटवारा होगा और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा अंदाज बहुत लोगों ने व्यक्त किया था। इवन मीडिया के लोगों ने भी ऐसा कहा था। और जो राज्य है मध्य प्रदेश में क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस की थी, बाद में वहाँ बीजेपी आई। फिर कर्नाटक में क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस और कुमार स्वामी की थी, वहाँ भी गड़बड़ हो गई, फिर बीजेपी आई। यहाँ भी उद्धव ठाकरे की सरकार चालू थी, सब महाविकास आघाड़ी के उनके साथ थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी का कुछ ग्रुप एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने बाहर निकाला और वो गवर्नमेंट उनके महाराष्ट्र में लाई। फिर बीच में तेलंगाना में भी कुछ गड़बड़ हुई, ऐसे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा था। फिर पंजाब तो वन साइड है, दिल्ली वन साइड है, लेकिन दिल्ली में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश हुई थी, ऐसा सुनने को मिला। गोवा में तो इस दफ़ा क्लियर बीजेपी आई थी, बाद में थोड़ी बहुत अपोजिशन पार्टी के नाते कांग्रेस थी, वो भी वहाँ ख़त्म कर दी और वहाँ के बहुत से विधायक बीजेपी में गए और वहाँ थम्पिंग मेजॉरिटी बीजेपी को मिली। सीट वो बखरी पाए हैं, इस पूरे परिणाम को किस तरीके से देखते हैं और हिमाचल में बीजेपी की सरकार चली गई? मेरा ये कहना है कि जब गुजरात में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने भी कैंडिडेट खड़े किए और आप पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़े किए, तब अपोजिशन में दो पार्टी के बीच वोटों का बंटवारा होगा और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा अंदाज बहुत लोगों ने व्यक्त किया था। इवन मीडिया के लोगों ने भी ऐसा कहा था। और जो राज्य अच्छा वैसा है तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, तो वहाँ किसका चेहरा चला। फिर दिल्ली में कॉरपोरेशन 17 साल उनके पास थी, वहाँ किसका चेहरा चला, ऐसा नहीं है। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय वो रखते हैं, लेकिन आपने खुद ने देखा है वैसे तो जितना ध्यान कांग्रेस ने देना चाहिए था हिमाचल प्रदेश में, आपने देखा खुद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उनकी यात्रा चालू थी, सोनिया जी पहले जैसे ये नहीं कर सकती, प्रचार नहीं कर सकती। और वहाँ तो दो ही पार्टी है, कांग्रेस और रूलिंग पार्टी जब थी अभी बीजेपी, तो एक दफ़ा ये आते हैं एक दफ़ा वो आते हैं। जैसे राजस्थान में बहुत सालों से 5 साल बीजेपी आती है, भैरव सिंह शेखावत से 5 साल कांग्रेस आती है, फिर 5 साल बीजेपी। वैसा ही बहुत दफ़ा तमिलनाडु में हुआ था, डीएमके अन्ना डीएमके, डीएमके अन्ना डीएमके। इवन केरल में भी वैसा लेफ्ट फिर ऐसा होता था। लेकिन हमने देखा है हिमाचल प्रदेश में इस दफ़ा कांग्रेस को अच्छा सपोर्ट मिला है और वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बहुत से लीडर अभी जा रहे हैं, नेशनल लीडर जो कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि उनको डर है, डर होगा, डर है नहीं मुझे मालूम नहीं तो तुम आप बोलेंगे आपको कैसा पता। मुझे ऐसा लगता है जैसे बीच में 7 साल 8 साल पहले गोवा में हुआ, कांग्रेस पार्टी सिंगल राजनीतिक पार्टी होते हुए भी उनकी गवर्नमेंट नहीं आई और बाकी की जगह वैसा हुआ था। इसीलिए अपने लोग अभी जीत के आए हैं, लोगों ने अपने ऊपर वोटर ने भरोसा रख दिया है, तो वहाँ अपना गवर्नमेंट होना चाहिए, ऐसी उनकी उन्होंने सोचा होगा और इसके लिए आज बहुत से बड़े बड़े लीडर वहाँ जाएंगे। जयराम ठाकूर जो सर वहाँ के मुख्यमंत्री जसं ॲग्रेसिव्ह भूमिका घेतात तसं इथल्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे।
त्याच्या संदर्भामध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे. केंद्र सरकारने दोघाही राज्यांना केंद्र सरकार ज्या पक्षाच्या विचाराचं आहे त्याच पक्षाचं दोन्हीकडे सरकार आहे, कर्नाटकामध्ये पण आणि इकडं पण. त्याच्यामुळं त्यांनी ताबडतोब हस्तक्षेप करून हे भारताच्या एकसंघतेला जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलं त्या संविधानाला धक्का लावणारी बाब आहे, ते आपल्याला अजिबात चालणार नाही आहे. त्याच्यातनं वेगळा मेसेज उभ्या भारतात जातोय. तो चांगला मेसेज जाण्याच्या करता केंद्र सरकारने ताबडतोब हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि दोन्ही सरकारांना योग्य त्या सूचना देऊन हे ताबडतोब थांबवलं पाहिजे. कायदा सुव्यवस्था चांगली राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि आपल्या आपल्या राज्यामध्ये जातीय सलोखा कसा राहील, एकोपा कसा राहील, याबद्दलची पण पावलं उचललीच पाहिजे. केंद्र सरकार निवडणुकांमध्ये व्यस्त होतं, आता निवडणुका संपल्या बाद अपने को पता चलेगा कि ये दो वोट एक करने के बाद भी, यानी दो यानी कौन से कांग्रेस के और आपके, ये एक करने के बाद भी बीजेपी ज़्यादा है तो बीजेपी की विक्ट्री वन साइड है, ऐसा मानने को पूरा अधिकार रहता है. लेकिन अभी तक उसके बारे में पूरा परिणाम ये हमारे सामने आया नहीं, इसलिए उसमें ज़्यादा मैं मेरी राय दे नाही सकतो. हाल के प्रोजेक्ट जो सर अभी गुजरे त्यांचे पगार आता कर्नाटक बँकेत मी आत्ताच ती बातमी वाचली, म्हणजे तो GR वाचला. वास्तविक मीच अर्थमंत्री असताना काही बँकांच्या बद्दल काही ऐकायला मिळालं आणि मग तिथं जर त्या बँका अडचणीत आल्या तर सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा किंवा सगळा तो पैसा अडचणीत येईल म्हणून त्यावेळेस कॅबिनेटने निर्णय घेतला उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखालच्या की कुठल्या बँकेमध्ये जे राष्ट्रीयकृत बँकांना तर नंबर 1चं स्थान, परंतु कुठल्या बँकेमध्ये साधारण हे व्यवहार केले जावेत. आणि असं असताना आज मात्र 3 बँकांच्या बद्दलचा उल्लेख झाला आणि त्यात कर्नाटक बँक आहे. मग जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम या निमित्तानं राज्य सरकार करतंय का? ज्या राज्य सरकारच्या मनातच फार कर्नाटकच्या बद्दल एक आपलेपणा निर्माण झालाय का, आपुलकी निर्माण झाली का, ह्या शंकेला जागा निर्माण होते. वास्तविक सीमावादाच्या निमित्तानं उभ्या महाराष्ट्रामध्ये बॉर्डरवरच्या अनेक गावांच्या मध्ये कोण म्हणतं आम्हाला तेलंगणामध्ये टाका, कोण म्हणतं आम्हाला गुजरातमध्ये टाका, कोण म्हणतं आम्हाला कर्नाटकामध्ये टाका, कोण आता आम्हाला कळलं की बुलढाण्यामध्ये पण काही गावातले काही बॉर्डरवरची गावं म्हणले आम्हाला मध्य प्रदेशमध्ये टाका. अशा प्रकारचं चित्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या नंतर कर्नाटक महाराष्ट्र सीमावाद सोडला तर कधीच नव्हतं. आणि तो सीमावादामध्ये देखील आपलं कारवार, बेळगाव, निपाणी हा सगळा भाग महाराष्ट्रात यावा म्हणून अनेकांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा केली नाही. अनेकांनी लाठ्या खाल्ल्या, काठ्या खाल्ल्या आणि अनेकांनी त्या अनेक आंदोलनामध्ये भाग घेतला. आता बरेच जण आज हयात पण नाही. इंडी पाटील साहेब त्याच्यामध्ये किती आग्रहपूर्वक लढत होते आणि अतिशय व्यवस्थितपणे भूमिका मांडत होते, त्या उभ्या महाराष्ट्राने पाहिजे. सर हिंदी में जानना चाहेंगे, गुजरात में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री